Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाए हैं और उन पर चर्चा भी करेंगे कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. GST collection remains above 1,10,000 crore rupees for the month of August, and domestic stocks slipped marginally. Sensex closes at 57,338. Nifty settles at 17,076. अगस्त महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,10,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 57,338 पर हुआ बंद। निफ्टी 17,076 पर आया। शुरुआत कार्यक्रम की अपनी पहली खबर से कर लेते हैं। इस वर्ष अगस्त महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का कुल कर संग्रह 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के रूप में 20,522 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु और सेवा कर 26,605 करोड़ रुपए तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर 56,247 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है। इसके अलावा 8,646 करोड़ रुपए उपकर के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष अगस्त में प्राप्त जीएसटी राजस्व के मुकाबले इस वर्ष अगस्त महीने में जीएसटी राजस्व 30% अधिक रहा और इसी अवधि में घरेलू लेनदेन से प्राप्त होने वाला राजस्व 27% अधिक है। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए जोड़ रहे हैं एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य, बिजनेस स्टैंडर्ड से। भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। तो भट्टाचार्य जी, जो जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं वो कितने उत्साहजनक आंकड़े आप मान रहे हैं इनको? देखिए, उत्साहजनक तो जरूर हैं, क्योंकि जो हमने देखा था कि जो जून में जो एक नरमी आई थी जो जीएसटी कलेक्शंस में, जुलाई में आकर उनका वो जरा बेहतर हो गए हैं वो फिर से, और अगस्त में आकर ये लग रहा है कि पुराने जो एक ट्रेंड जो था उसमें वापस जा रहा है कलेक्शंस का। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के पेस के साथ, गति के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि जो रिकॉर्ड लेवल जीएसटी कलेक्शन जो था 1.41 लाख करोड़ का जो कलेक्शंस उसमें अभी तक नहीं आया है, पर ये 1,12,000 करोड़ का कलेक्शन काफी मायने रखता है। ये दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में वापस आ रही है। जी, और ये जो अब हम देख रहे हैं कि जीएसटी का जो संग्रह थोड़ा बढ़कर आ रहा है, ये इसमें जीएसटी कलेक्शन इसके बढ़ने में जो टैक्स चोरी पर रोक लगाने की जो सरकार की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं और फर्जी बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है, उसका आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं इसमें? देखिए, कंप्लायंस जो है, वो जो टेक्नोलॉजी का जो एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से हो रहा है। अगर आप देखें कि किस तरह से जो ई इनवॉइसिंग का जो प्रसार हुआ है और उसका कवरेज अब हर 50 करोड़ के ज्यादा जो टर्नओवर जो होते हैं उसके ऊपर आ गया है। ई-वे बिल्स का जो प्रसार हुआ है और इनकम टैक्स के डेटा और जीएसटी फाइलिंग का डेटा दोनों को मिलाकर जो एक एनालिटिक्स जिसका इस्तेमाल हो रहा है कि जो एंटिटी इनकम टैक्स में आ रहा है वो जीएसटी में क्यों नहीं आ रहा है, जो इंसान
जीएसटी में आ रहा है वो इनकम टैक्स में क्यों नहीं आ रहा, उसका एक बैक ऑफिस एक विश्लेषण किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ उस विश्लेषण से भी जो कंप्लायंस में जो एक वृद्धि हुई है, कंप्लायंस में जो एक जो उत्कर्ष आया है वो अच्छी बात है। उसका भी ये कारण है कि जीएसटी का जो कलेक्शन बढ़ रहा है। रेट की कोई परिवर्तन पिछले कई महीनों में नहीं हुई है, रेट के लिए नहीं है, ये कंप्लायंस के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो गति है वो बढ़ने के लिए हो रही है। तो आप कैसा सोचते हैं कि अगर जीएसटी के जो रेट्स हैं अगर उनको और थोड़ा सा तर्क संगत बनाया जाता है तो और जीएसटी कलेक्शन हम बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जीएसटी का जो आकार जो है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे, उसकी तो जरूर एक संस्कार या सुधार की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से उसको अपनाया गया था, जिस नियम और जिस दिशा में वो जा रही थी, वो दिशा मैं समझता हूँ कि 2018 के करीब थोड़ी बहुत गलत जगह में चली गई। वो एक तरफा जीएसटी रेट का घटाना, मैं समझता हूँ कि जो एक जीएसटी टैक्सों में जो एक रैशनलाइजेशन का जो एक दौर था वो खत्म हो गया था। और मैं जो सरकार के जो नुमाइंदों की जो भी मेनली जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं उसमें ये हमें सुनने को आ रहा है कि रैशनलाइजेशन होगा, पर जल्दी रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी में एक गलत एक प्रभाव आता है। तो उसी लिए ये जीएसटी रैशनलाइजेशन होना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीजों के रेट्स बढ़ जाएं या हर चीजों के रेट घट जाएं, पर रेट की जो अभी तक जो बहुत सारे रेट्स हैं, वो रेट्स में अगर 2 रेट्स में ला सके हम जी, तो मैं समझता हूं कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। तो आपका मानना है कि स्लैब्स में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का, शेयर बाजारों का बात करते हैं। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट रही। दोनों सूचकांकों में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.37% के नुकसान से 214 अंक लुढ़क कर 57,338 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.33% गिरकर 56 अंक के नुकसान से 17,076 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.92% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.22% का उछाल आया। The Sensex and the Nifty today witnessed modest losses. Both stocks fell more than 0.3%. The BSE Sensex lost 214 points or 0.37% to finish at 57,338. The NSE Nifty also fell 56 points or 0.33% to settle at 17,076. In the broader market at BSE, the mid-cap gained 0.92% and the small-cap index surged 0.22%. In the Sensex pack, shares of 14 companies gained while 16 logged losses. Asian Paints was the top gainer as it surged 3.2%, followed by SBI, which gained 1.7%. Axis Bank climbed 1.5% and Dr. Reddy surged 1.2%. Titan and Larsen & Toubro both rose 0.9%. On the other hand, Mahindra & Mahindra plunged 2.9%, Tata Steel declined 2.7% and Bajaj Finserv fell 2%. TCS and HDFC both slipped 1.9%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors logged gains. Realty gained the most as it climbed 5.5%. Power surged 1.7% and consumer durables gained 1.5%. On the other side, metal declined 1.8%, IT fell 1.4% and tech slipped 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,456 companies gained while 1,726 fell. Shares of 148 companies remained unchanged. Mr. Bhattacharya, we saw for the last 3 sessions the markets were on record highs, but today we saw quite a bit of profit booking, which is why probably both the indices, they fell and they closed in the red, so to speak. Do you see this kind of behavior in the coming days as well? Would you say that there is going to be volatility or profit booking in the coming days as well? Well, I think the stock markets have risen to a level where the ordinary investors will tend to book some of their profits.
So what happened today is very natural, to be expected. I do not read too much into what happened today in the stock market, except that the normal stock market tendency of booking profit whenever the stock market has seen a kind of a surge that we saw in the last 3 or 4 sessions. It has reached a level where any ordinary retail investor will probably think in terms of booking profit. Also remember that today the stock market, till yesterday at least, the Indian capital markets market capitalization is almost gone as high as 122% of the country's GDP. Of course, it has not yet reached the level of that was achieved in 2007, which is the record high at that time, when it was almost 150% of India's GDP. So the optimist would still say there is still some scope for the markets going up compared to the GDP figures. But I think this is the time where the investors will take a close look at all the sectors, and of particular interest is the sectors that have seen a gain, and some sectors which have seen a fall. If you look at the sectors that had really did very well in the last 3 days, both metals, information technology as well as technology. Now these sectors are the ones which actually declined today, and if you look at the other sectors like realty or power or consumer durables, they continue to maintain a steady rise in the stock market. So there is a sectoral story which we cannot ignore. The small caps which did not do too well in the last few sessions have once again recovered today. So there is some sort of a market balancing act is also being played out. So one has to take an overall view and not take an extreme view that, the volatility is back here. One has to see the fundamentals, one has to see the pace of vaccination, one has to see that what are the chances of a third wave being as virulent as a second wave, or whether it can bring down the pace of economic activity. One has to see the crude oil price increase or decrease in the coming months. One has to see the US Fed's response and how they actually do the pairing of their bond buying exercise. So I think all these factors will play a role in the short to medium term the journey of the Indian stock market. You mentioned the small cap and the mid cap indices, and today, of course, the broader markets at both these indices did well than much better than the main two indices. But we see it in August, both the small cap and the mid cap indices, we saw quite a bit of sharp sell-off in August, and some analysts are saying that they believe that maybe the rally is over for these stocks. What would you say? Would you agree with them, or would you say that this is like the normal way the market behavior, and that's not the end? I think what we saw in the past few weeks is that the mid cap as well as the small cap had a bull run before that period. Yes. So what we saw in the last few sessions is a correction of sorts, and today seeing the small cap as well as the mid cap, you get a sense that probably there is the market participants see some juice left, and maybe the MSME sector, the mid cap sector, the small cap sector probably probably see some more scope for earnings, and also remember that the GST numbers indicate that the recovery is pretty broad-based, because the taxation revenues indicate which are the sectors that are giving more money, which means
the economic activity is widespread. जी भट्टाचार्य जी, आपने कहा कि जिस तरीके से ये आंकड़े आ रहे हैं, खासतौर पे फंडामेंटल्स की आपने बात करी, तो अभी जो जीडीपी के जो आंकड़े और जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे जो भी आंकड़े अभी हमारे सामने 2-3 दिन में आए हैं सामने, वो चाहे कोर सेक्टर के उत्पादन के बढ़ने की बात हो, 9.4% बढ़ा है, और अर्थव्यवस्था में सुधार से औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। कृषि क्षेत्र का भी प्रदर्शन अच्छा दिखाई दिया है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल पहली तिमाही में 3.5% था और इस बार बढ़कर 4.5% की वृद्धि दर हासिल की है कृषि क्षेत्र ने। और खासतौर पे इसके अलावा जो विनिर्माण क्षेत्र है वहां पर भी वृद्धि दर दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा रहा है, इन सब आंकड़ों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सेंसेक्स बहुत जल्द 60,000 के आंकड़े को भी छू सकता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो आंकड़े आए हैं उसमें ये संभव है, इतनी वृद्धि संभव है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो द कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसका सूचकांक के ऊपर, जो स्टॉक मार्केट सूचकांक के ऊपर काफी प्रभाव रहता है, वो ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया गया है। अगर आप प्राइसिंग पावर की बात करें और जिसके ऊपर अर्निंग्स काफी निर्भरशील है, मैं समझता हूं कि प्राइसिंग पावर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी आ चुकी है। एक सेक्टर में अभी भी प्राइसिंग पावर अभी तक नहीं आई है, वो है कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो है, जिसमें जैसे टूरिज्म कहिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहिए, एविएशन में बोलिए, उसमें भी आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं जिस तरह से जो कोविड का जो डर आस्ते आस्ते लोगों से जा रहा है और कंप्लायंस को मानते हुए जो लोग आस्ते आस्ते बाहर निकल रहे हैं, उससे कॉन्टैक्ट सर्विसेज में भी मैं समझता हूं कि एक जो अर्निंग्स की जो स्कोप जो है ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए, ये मैं देख रहा हूं। तो जो स्टॉक मार्केट आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी को नहीं दिखाती है, स्टॉक मार्केट दिखा रही है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी है उसका हाल क्या है। तो उसको देखते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट का जो रुख जो है वो थोड़ी और दिन तक वो आगे जाए। 60,000 हम कुछ नहीं कह सकते, पर जरूर इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर का जो आउटलुक जो है, जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है, जो डिमांड आउटलुक जो है, प्राइस अर्निंग्स का जो आउटलुक है, उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट कुछ दिन तक और भी आगे बढ़ता रहे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। Mr. Bhattacharya, Vishal just mentioned the GDP figures which came out yesterday, and talking about moving a little beyond the stock markets, talking about the overall economy. Now we saw that, of course, the figures were very favorable, very encouraging that came out yesterday, but these were mainly because of the low base. And there was manufacturing, construction, electricity, mining. We saw that there was quite a good growth in these sectors, but the services sector, although it grew, but it was sluggish. Now, is that in fact the private consumption expenditure was only up 19.3% on year? So some people would say that that's a little worrisome figure. Would you agree with that? Well, I think I mean, this is indeed true that the 20.1% growth in GDP that you saw the first quarter of the current financial year is largely due to the low base effect. There are only two sectors which have seen a real gain, in my view. Real gain in the sense that they are in a position where they are today, where they are better than what they were in the pre-pandemic era. These two sectors are, one is agriculture, the second is the utility services like electricity, like water and gas. Now, apart from these two sectors, every other sector, including manufacturing, mining, construction, public administration, which is government, and financial services, trade, exports, etc., they are all at a level which are lower than what they were in the pre-pandemic state. Now, so therefore, there's a lot of catching up to do, and as you rightly pointed out, that the private final consumption expenditure is still at a level which is lower than what they used to be
in April, June 2019. So in other words, we are not yet at a level where we used to be 2 years ago. In other words, private final consumption expenditure, which accounts for almost 56% of India's GDP, is still not in the pink of its health in terms of the size. So therefore, we have to keep that in mind before we allow ourselves to draw conclusions from the GDP numbers that all is well. What is true is that these numbers indicate that the economy is on a recovery path, that it is not sliding back, that the second wave did not have as bad an impact as it was earlier feared, and the fact that the festival season is onwards, yes. So is on us, and therefore there's a possibility that the second quarter will continue to grow, but it can never grow as fast as the first quarter grew because of the low base effect. Yes. So one has to keep an overall view in mind before we make any conclusions on the GDP numbers. जी, और अब रुक करते हैं रुपए के प्रदर्शन पर। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 8 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 73 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में 0.04% कम होकर 92.59 पर था। अब रुक करेंगे एशियाई बाजारों का। एशियाई बाजारों की बात करें तो सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निकेई 1.3% चढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.1% की वृद्धि दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.6% लाभ में रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% की बढ़त में रहा। यूरोपीय बाजारों का बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यहां के शेयर बाजारों में भी बढ़त देखी गई। फ्रांस का कैक 40 1.4% ऊपर कारोबार कर रहा था। लंदन का FTSE 100 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.2% लाभ में चल रहे थे। Moving on to the US market, the main US indices fell marginally yesterday but remained near their record highs. Investors took their cues from the Federal Reserve's continuing supportive attitude, with the S&P 500 poised for a 7th straight month of gains. While a strong recovery in economic growth and corporate earnings have boosted US stocks in August, investors are concerned about rising coronavirus cases and the path of Fed policy. The Dow Jones and the S&P 500 both fell 0.1%. The Nasdaq Composite Index also slipped but ended almost flat. Mr. Bhattacharya, as we just saw that there is concern in the US among the investors about the path of the Fed policy. Now, the US Fed Reserve Chairman Jerome Powell in Jackson Hole last week, he did say that the Fed would start scaling back its bond buying program by the year end, but he did not specify a timeline. How much of this is weighing on the mind of the investors in US, and therefore it's reflecting in the markets there? Well, frankly speaking, what the statement of Mr. Jeremy Powell did was to impart some stability to the market's expectations, in the sense that now it is very clear that whatever the paring down or the tapering will happen in terms of the Fed's bond purchase program will happen in a gradual, phased out manner. The earlier fear that there would be they will start taking place as early as this autumn, is now been gradually being ruled out, because the program will be rolled out only not before the end of the year. So I think the stock markets have taken, instead of the negative signals that one had feared, has actually drawn a positive message out of it, that there is now clear stability, clear predictability to the manner in which the Fed will exit from further bond buying program. So I don't think its impact has been negative. As you saw in the US stock market, as well as the Indian rupees performance, as well as the Indian stock market's performance in the last few days, since this Jeremy Powell statement was out in the open, the news, I think the impact has not been very negative. On the contrary, there is now stability of what
may happen and in what time schedule. So would you say that, of course, like one of our experts keep saying that, when the U.S. economy sneezes, it's, if they have a cold, the rest of the world sneezes. So the fact that, like you yourself very rightly mentioned right now, that Jerome Powell's statement has actually calmed down the soothe the nerves of the investors, so to speak, and put a positive spin on things. The effect will be seen not only in the U.S. economy, but the economies world over and the stock markets, including India, of course, would be taking cue from there. Not totally, but to a certain extent, that would reflect in the markets here? Yes, to a great extent. As I said, that the U.S. will play a role, but at the same time, there are some endogenous factors that will be at play in the Indian markets. The endogenous factors being the manner in which we are tackling the third wave, if it ever strikes us, the manner we are rolling out the vaccination, and most importantly, the manner in which the investment cycle gets back into the desired mode. Right now, the investment cycle is not back. Even the government's capital expenditure program needs to step up a bit, and the private sector investment program will step up only when the capacity utilization goes up, and the capacity utilization will go up when only demand, which is the private consumption, picks up, and the private consumption will pick up when there are more jobs and there is more income and more investable surpluses within the hands of the people. And in fact, the U.S. employment figures are due sometime later this week, so that will also, give us a little more indication. Absolutely, you are right. Right. Moving on, the oil prices today rose before an OPEC Plus meeting at which the producer club is expected to stick to a plan to add 400,000 barrels per day each month to the end of December. In intraday trade, Brent crude was trading at around $71.90 per barrel, while WTI crude prices were at $68.70 per barrel. Mr. Bhattacharya, we've been seeing oil prices, we saw quite a few sessions of when the oil prices went down up to 3% sometime last month, and then since then we've been seeing that the prices are rising now. What is your expectation from this OPEC Plus meeting, which is going to happen? I think there's the by and large the OPEC Plus meeting, which means Russia is included in this, is going to formalize a decision taken earlier on an increase in the production by 4 lakh barrels per day, which would mean an increase in the overall availability of oil. And I think the overall trend in the oil prices, Brent crude oil prices, will get more, will remain within the range. So I don't see a volatility or a great upward movement in Brent crude oil prices in the next 4 months till we hit the winter cycle, and the winter cycle when the demand is higher, then one never knows which direction the crude oil price takes. जी, और अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना आज 80 रुपए महंगा हो गया। अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा मूल्य 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 210 रुपए की मजबूती से सितंबर माह के अनुबंध वाली चांदी 63,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल पर सोना मामूली गिरावट के साथ $1,816.40 प्रति औंस, जबकि चांदी मामूली बढ़त से $24.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। Mr. Bhattacharya, if we go back to the Indian economy, I want a very quick comment from you that the fiscal deficit figures that came out yesterday, it was limited to 21.3% at the end of July. For broader economy, how do you see it? Well, I think reduction in the fiscal deficit is positive for the government finances, which means the government will have more investable surplus within itself, which it can use for a variety of other projects. But one has to keep in mind that this is the time not to worry about fiscal deficit. This is the time where the government needs to spend more money in assets, in sectors that can create greater return for the economy. A.K. भट्टाचार्य जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। GST collection remains above 1,10,000 crore rupees for the month of August, and domestic stocks slip marginally. Sensex closes at 57,338. Nifty settles at 17,076. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.